मौसी और भांजा की एक सच्ची कहानी है। मेरी शादी को 3 साल गुजर गए थे, पर मैं घर पर अभी तक बच्चे की कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। शादी के 3 साल बाद हमने अपना इलाज भी करवाया, पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। अपनी ये हालत देखकर कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता कि कहीं मैं बांझ तो नहीं। खैर, अब तो जो था वो ही था। काफ़ी इलाज के बाद जब हमें कोई परिणाम नहीं मिला तो डॉक्टर ने हमें आईवीएफ की सलाह दी, पर आईवीएफ कराने में खर्चा बहुत था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे हम आईवीएफ करवा सके। इसलिए एक दिन कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और हमारे पास ऐसे पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा। मैं अपने पति को विदेश जाने के लिए नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके जाने के बाद मैं अकेली हो जाती। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते थे और मेरे सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मैं अपने पति को साथ अकेली रहती थी। वो तो भगवान का शुक्र था कि हमारा शहर में खुद का घर था। उनके जाने के बाद मैं घर में एकदम अकेली हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान को कोई कुछ कर नहीं कराती, मजबूरी नहीं कर सकती है। मजबूरन पैसों के लिए मेरे पति अपना देश छोड़ विदेश जाना पड़ा। वो तो आस पड़ोस के लोग अच्छे थे, जिनकी वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो पड़ोसी मेरी मदद भी कर देते। मेरे हस्बैंड का नाम अरविंद था। अरविंद की विदेश को गए हुए 3 से 4 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक मेरी बहन का बड़ा फ़ोन आया। मेरी बड़ी बहन बोली मुझसे कि वे तरुण को यहाँ रहने दो। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका बेटा तरुण पढ़ाई के लिए शहर जा रहा है। लोगों ने हॉस्टल में रहने की सलाह दी है, पर चाहती हूँ कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई इतराज़ नहीं हो तो मेरे तरुण को तुम अपने पास रख लो, क्योंकि हॉस्टल का खर्चा भी ज़्यादा और हॉस्टल में रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। तुम तो उसकी मौसी माँ समान होती है और वह तुम्हारे साथ रहेगा तो बिगड़ेगा नहीं। तरुण के आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई, पर अब मुझे अपने पति की इजाज़त की ज़रूरत थी। जब यह बात मैंने अरविंद को बताई तो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो कहा कि तुम अकेली रहती हो, तरुण आ जाएगा तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और मैं सुकून से यहाँ पर रह सकूँगा। जब मुझे अरविंद की तरफ से इजाज़त मिल गई तो यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई। वह भी बहुत खुश हो गई। अगले 1-2 दिन में तरुण हमारे साथ रहने आ गया। तरुण के आने जाने से मुझे घर में अच्छा लगने लगा, नहीं तो अरविंद के जाने के बाद यह पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता। तरुण बहुत अच्छा था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। कभी कभी जब मेरी तबीयत खराब हो जाती तो कहता तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो और मैं घर का सारा काम कर लेता हूँ। उस दिन से तरुण हर रात मुझे चॉकलेट दूध बना कर देता। दूध पीते कर सो जाती। सुबह सोकर उठती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। तरुण की तारीफ करते हुए मैं हंसकर कहती, तरुण तुम बहुत अच्छा दूध बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह जो फ्रेश लगता है। इस बात पे हंसते हुए तरुण कहता, मौसी यह मेरे हाथों का कमाल है। मैं अकेले आपके लिए इतने सारे दूध बनाता हूँ, आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। इस बात पर मैं हंसते हुए कहती, अच्छी बात है, तुम्हारी शादी जिसे होगी वह बहुत खुश नसीब होगी, क्योंकि तुम उसका बहुत ख्याल करोगे। यही कहकर हम दोनों हंसते लगते हैं और तरुण और ढेर सारी बातें करते हैं। तरुण अपने कॉलेज की बातें करता और मैं उसकी बातों में खूब ठहर हंसती हुआ मुझसे कहता, मौसी तुम मेरी मौसी से ज़्यादा मेरी दोस्त हो। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। तरुण घर पर नहीं था, इसलिए मुझे अकेले ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास जाने के बाद जो बात मुझे पता चली वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के मुँह से प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई। एक ही आखिर यह सब कैसे हो सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर लगता है आपके कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी प्रेगनेंट कैसे हो सकती हो। डॉक्टर ने मेरे सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट रखते हुए कहा कि अभी तक तो आप इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही थी और आप जब प्रेगनेंट हो गई तो आप भगवान का शुक्र करने के बजाय परेशान हो रही हो। अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर मैं बदवास सी खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि शादी के इतने दिन बाद मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। रिपोर्ट देखकर उस वक्त मैंने डॉक्टर से कहा नहीं, और रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आई। घर पर आंखों में ढेर सारे आंसू थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और तरुण के अलावा उस घर में तीसरा और कोई नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। यह सुनकर ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग तरुण की तरफ जा रहा था। फिर भी मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था यह तो मेरी सगी बहन का बेटा है, मैं तो इसके लिए उसकी माँ समान, फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेरा दिल इस बात के लिए गवाही नहीं देता, पर हकीकत तो मेरे सामने थी। यही सब सोचने विचारने में मैंने अपने घर पहुंच गई। घर आते आते शाम हो गई थी। तरुण घर पर आ गया था। मैंने दरवाजे का डोर बेल बजाया तो तरुण दरवाजा खोला और तरुण मुझसे देखकर मुस्कुराया और कहा, मौसी कहाँ चली गई थी, मैं आपके लिए कब से परेशान था, फ़ोन लगा रहा था तो आपके मोबाइल स्विच ऑफ बता रही थी। घर पर अंदर आई तो मेरे पीछे पीछे आता हुआ ये सारी बातें कह रहा था।
उसने मुझे पानी और चाय का पूछा, पर मैंने उसके इस एक भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह मुझसे एक आँख भी नहीं बहा रहा था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। तरुण ने कहा, मौसी आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने कहा, तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। यही कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को दराज में रख दिया और अपने बेजान वजूद को लेकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, क्योंकि तरुण मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बहन बेटा। उसके बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे छोटी और तरुण की माँ सबसे बड़ी बहन थी। जब तरुण की माँ की शादी हुई तो उस समय मेरी उम्र 8 साल की थी और जब तरुण पैदा हुआ तो 10 साल की थी। मुझे अपनी बहन की परवरिश पर बिल्कुल शक नहीं था। वह अपने बेटों को तरुण को ऐसी परवरिश दे ही नहीं सकती है। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे शक तो तरुण पर जाता था, क्योंकि मेरे तरुण के अलावा घर पर कोई तीसरा और नहीं था। और अपना सर अपने हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आया कि पिछले कई दिनों से तरुण मुझे दूध बनाकर दे रहा था और मुझे बहुत नींद आती है। तो क्या तरुण दूध में कुछ दवाइयाँ नींद की मिला दे और सोने में के बाद मुझे यह हरकत करता है? और रोते रोते सोच रही थी कि क्या सके रिश्ते इतने मतलबी होते हैं कि अभी हवस के पीछे कुछ भी नज़र नहीं आता है। मैं उसकी मौसी थी, यानी कि माँ, उसके माँ की सगी बहन, मतलब माँ जैसी हुई। और युवा कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है? आखिर उसका दिल इस गुनाह के लिए राजी कैसे हुआ? मैं बस रोए जा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह सब जानने के बाद मेरे ऊपर क्या बीत रही थी इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। मुझे याद आने लगा कि जब बचपन में वह मेरी बड़ी बहन के साथ मैके आता तो आते ही मेरी गोद में बैठ जाता। अपनी तोतली जबान से मुझे मौसी कहने की बजाय माँ जी कहता। उसकी इस बात पर मैं खूब ठहाके हंसती। यहाँ आने के बाद उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि वह मेरे साथ ऐसे घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोच में गुम थी। तरुण मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर आ गया। मैंने देखा उसके हाथ में दूध का गिलास था। वो मेरे लिए चॉकलेट का दूध बना कर लाया था। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में बेड पर बैठ गया और उसके पर बैठते ही मैं घबरा कर खड़ी हो गई, जैसे जाने वो मेरे साथ क्या कर देगा। मेरा यह बर्ताव देखकर उसने क्या बात है मौसी, आप इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक तो है ना? ये लीजिए दूध पीजिए और आराम करिए। अब तरुण ने दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रख दिया मैंने और सख्त लहजे में कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, यहाँ से जाओ, मुझे नींद आ रही है। मेरे सख्त लहजे पर थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, क्या बात है मौसी, आप सब ठीक तो है? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? उसकी यह हरकत देख मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद ये मेरे सामने कैसे कैसे ड्रामे कर रहा है। उसकी हरकत देखकर मैंने सोचा मैं उसके मुंह पर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट फेंक कर उसे एक थप्पड़ मार, पर ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। मैंने गुस्से में को संभाल करते हुए कहा, तुम जाओ, सोना चाहती हूँ। मैं इतने कहने पर बेड से उठकर बाहर जाते हुए उसने कहा, ठीक से मैं सो रहा हूँ, लेकिन दूध जरूर पीजिएगा, इससे आपको अच्छी नींद आएगी और बाद में तबीयत भी ठीक हो जाएगी। फिर से दूध पीने की जिक्र कर वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं यही जानना चाहती थी कि यह दूध पिलाकर वो मेरे साथ आखिर कौन सा खिलौना खेल खेल रहा है। उसके जाते ही मैंने उस दूध के गिलास को लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और कमरे का लाइट बंद करके सो गई। मैं अपनी नींद में नहीं सोई थी। मुझे वह इंतजार था कि तरुण कमरे में आखिर कब आता और एक घंटा गुजर गया था कि तरुण कमरे में नहीं आया और मुझे अब नींद सताने लगी थी। मुझे लगा कि शायद तरुण को शक हो गया है कि मैं सोई नहीं हूँ। मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद अब मैं सहम गई थी। अब मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिससे मेरे साथ कुछ भी गलत हो। अब मैंने सोचा लिया था कि सुबह उठकर तरुण से कह दूंगी कि तुम अपने घर का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। यह सब सोचने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और गहरी नींद में सो गई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से धड़धड़ाया जा रहा था। मैं घबरा कर उठी और मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल तो सामने तरुण को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल। उसने पूछा, गुस्से में कहा, मैंने दरवाजे को लॉक किया है? उसका द्रोह जमा कर मुझसे ही पूछना मुझे तबाह कर दिया। होता कौन है मुझसे ऐसे लहजे में बात करने वाला? उसको शायद तकलीफ इस बात की थी कि उसका रास्ता बंद कर दिया जो गुनाह वो मेरे साथ करने वाला था। शायद उसकी तबल ना पूरी होने पर वह उखड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे यह सवाल करने वाले? मेरे बुलंद हो सकते लहजे पर वो कुछ हैरान हुआ था और फिर नरम लहजे में बोला, मौसी, रात में आपकी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने आपकी फिक्र थी कब दरवाज़ा को खुला, पर अब जब सामने नहीं खुला तो परेशान होकर दरवाज़ा पीटने लगा कि कहीं आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो हो गई हो, इसलिए मैं परेशान हो गया था। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर उस पर गुस्सा आने
लगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए मैं अपने कमरे से निकली और अपनी सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में मेरी यही उम्र की मेरी एक सहेली रहती थी। मैं उससे अपने मन की सारी बातें बयां करती थी। यह बात मैं उसे कैसे बता सकती थी, पर मेरी मजबूरी थी। मुझे किसी न किसी को तो बस आवासन के लिए साथ ले जाना था, क्योंकि मेरे पति अरविंद अगले महीने आने वाले थे और मेरी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन को हो जाती तो मेरा आवासन नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे जल्द से जल्द आवासन कराना था। मैंने अपनी सहेली से अपने प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई। मैंने सोचा अस्पताल में जाकर बताऊंगी। मैंने उससे कहा, कल मेरी डॉक्टर से साइड अपॉइंटमेंट है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे साथ कल डॉक्टर के पास चलना होगा। उसने कहा ठीक है। उस दिन मैं पूरा दिन अपनी सहेली के घर पर ही रुक गई, वहीं पर खाना खाया। वहीं पर मैंने अपनी सहेली से झूठ में कहा, तरुण घर पर नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे बात कोई एतराज़ नहीं था। उसने कहा चलो अच्छी बात है, मेरा भी दिल लग जाएगा, अकेले ही तो रहती हूँ। अगले दिन मेरे दोनों ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास जाने वाले थे, तब मेरे उधर से अपने घर पर आई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। मैंने देखा पर मेरे हस्बैंड अरविंद आए हुए थे। वह मुझसे देखते ही अपने गले से लगा लिया और बोले, अब मैं कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। अब तुम्हारा इंतजार ख़त्म था, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, कहाँ पर थी तुम। उनसे लिपट कर मैं फुट कर रोने लगा और सोचने लगी, अब क्या होगा, मेरा आवासन कैसे होगा। अरविंद ने मुझसे कहा, तुम रो क्यों रही हो, अब मैं आ गया हूँ, मैं आने वाला था अगले महीने, मैं अभी आ गया क्योंकि अचानक मेरी छुट्टी लग गई थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। उस वक्त मैंने अपने अंदर छुपे हुए दर्द को इसी तरह संभाल और न चाहते हुए अरविंद के साथ मुस्कुराई। मैंने किसी तरह रात खाना खाया। खाना खाने के बाद तरुण कमरे में सोने चला गया और अरविंद अपने कमरे में। अरविंद बहुत थके हुए थे, वो थोड़ी बहुत मुझसे बातें भी किए फिर सो गए, पर मुझे बुरी रात नींद नहीं आई। इसी भी सोच विचार में लगी थी कि कल मैं अबॉर्शन के लिए कैसे जाऊंगी, क्या कब को मैं कैसे भी दिन अबॉर्शन कैसे कराऊंगी, क्योंकि अब तो अरविंद आ गए हैं। अगर उन्हें सच्चाई पता लग गई तो मेरा घर टूट कर बिखर जाएगा। यही सब सोचते विचारते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला और मैंने अरविंद को सोए हुए थे और कमरे के बाहर सोफे पर जाकर बैठ गई। मैंने देखा तरुण अपने लिए चाय बना रहा था और कि किचन से आया, मुस्कुरा कर बोला, मैं कैसा लगा आपको अरविंद मौसा का सरप्राइज। मैंने उनसे गुस्से में नफरत से देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे लगा, ऐसी मुझसे से भरी आदकारी कैसे कर लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। एक तरफ मौसी कहते हो और दूसरी तरफ मैं ये सब सहते सहते थक चुकी थी, इसलिए बिना सोचे समझे जो मन में आया मैंने कह दिया। वो था कि कभी मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैंने कहा, मौसी क्या कह रही है आप, मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। मैंने ऐसा कभी क्या किया है, मुझसे इस तरह बातें कर रही हैं। मैंने उसे गुस्से में दे देखा और अपने कमरे गई और मैंने अरविंद से अभी भी सो रहे थे, मैंने दरवाजे से रिपोर्ट निकाली और तरुण के पास चली गई। तरुण वहीं पर खड़ा था। मैंने गुस्से से रिपोर्ट उसके मुँह पर फेंक दी और कहा, ये पढ़ो और मनोज सा चेहरा लेकर अरविंद के उठने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। मैं गुस्से से दबे लहजे में बोल रही थी, क्योंकि नहीं चाहती थी कि अरविंद को इस बात की भनक भी लगे। तरुण वो रिपोर्ट उठाकर जैसे पड़ा, उसके चेहरे की रंगत इससे पहले कि वह कुछ बोलता अरविंद वहाँ पर आ गए। यह सब देखकर वह सीधा तरुण के पास गए और उसके हाथ में रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगे। अरविंद को रिपोर्ट पढ़ते देख मैं घबरा गई। मैं सोच रही थी, अब मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, अरविंद मुझे वो छोड़ देंगे। यही सब सोचते हुए मैं कब गिर कर बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। जब होश आया तो मैंने अपने आपको हॉस्पिटल में पाया, बेड पर लेटी हुई थी। अरविंद मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं और तरुण से वो भी वहीं पर खड़ा था। अरविंद को देखते ही मैं रोने लगी और कहने लगी, अरविंद मुझे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं दूध में मुझे नींद की गोलियां देता था, भगवान इसे तलाक मत दीजिएगा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बात सुनकर अरविंद मेरे करीब आया और मुझसे कहा, गले लगा कर लिया और कहा, तुम अब परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट करवाए, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारे रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनाहगार हो, ना ही तरुण ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। तरुण तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तरुण की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा वह रो रही थी। मुझे देखते हुए वह मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मौसी आपने ऐसा सोचा भी कैसे लिया, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मुझे अपनी माँ और आपसे मैंने आज तक किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, आप मेरी माँ समान हो। रो कर मुझे अपनी सारी बातें कर रहा था और डॉक्टर नर्स लापरवाही की वजह से रिपोर्ट की अदला बदली ने आज मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या मैंने भांजे के खिलाफ नहीं सोचा था। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।